जय हिंद। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है इतिहास, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है आपका, फाहियान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जो चीनी यात्रियों के विवरण के रूप में फाहियान के बारे में दर्शाया गया है। और यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। मैं आया यानी कि फाहियाई बदमाशी नहीं कीजिए, समझिए, सुनिए, सीखिए। फाहियान जो है ना, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। फाहियान जो है, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत में आया था और यह 375 से लेकर के 415 ईसा पूर्व के बीच में यह आया हुआ था फाहियान। और 399 से लेकर 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अब बताइए, सुनो क्वेश्चन, पहले ध्यान से सुनिए आप लोग। देखा है कि आप लोग को पढ़ना है, चीनी यात्री फाहियान और हैंसंग के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखिए, फाहियान जो था ना, यह किसके दरबार में आया था? भारत में जो आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। कहाँ आया था? भारत आया था। और जो समय जो था 375 से 415 ईसा पूर्व के बीच में, वह कहाँ आया था? यानी कि 375 से 415 ईस्वी के बीच में फाहियान कहाँ आया था? भारत में आया था। उस समय भारत का जो शासक जो था वह कौन था? गुप्त वंश का, यानी कि गुप्त नरेश यानी गुप्त वंश का राजा द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था, जिसके दरबार में फाहियान भारत में आया था। और 399 से लेकर 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का, विभिन्न का मतलब होता है कि सभी अलग अलग जगहों का, ठीक है ना, विभिन्न माने सभी जगहों का। लगा दो, हाँ लगाओ उसको, नीचे नीचे नीचे, हाँ रहने दो उसको, ठीक है ना। तो यह कब 399 से लेकर 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना। तो उसने भारत के विभिन्न स्थानों का यानी कि विभिन्न जगहों का क्या किया था? भ्रमण किया था। कब? 399 से लेकर के और 414 ईस्वी तक। और उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। विवरण का मतलब होता है उसके बारे में। जैसे कि आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, ना, तो जब घूम करके जब आते हैं तो आने के बाद में अपने पड़ोसी व्यक्ति, जो आपके भाई हो, बहन हो, माँ हो, पापा हो या पड़ोसी आसपास का दोस्त हो, सबसे आप कहते हैं ना कि इस जगह पर गए थे तो यह चीज़ हमको देखने को मिला। उसके बारे में आप विवरण देते हैं ना कि बहुत बढ़िया था, यहाँ बार बार जाने को मन करेगा, बहुत बढ़िया सुंदर जगह है। तो उसके बारे में धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। किसने? फाहियान ने। उसके बाद है हैंसंग। कौन है? ध्यान से देखिए, हैंसंग। और 7वीं सदी में, 7वीं सदी का मतलब होता है कि 7वीं सदी में यह हर्ष के शासन काल में भारत आया था। 7वीं सदी में क्या हुआ था? हैंसंग यह हर्ष के शासन काल में भारत आया और वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। क्वेश्चन पूछेगा, हैंसंग भारत में कितने वर्षों तक रहा था? क्या बोलिएगा? 16 वर्षों तक वह भारत में रहा और 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आपका हैंसंग जो है, यह नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार का सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बोध गया में है, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार के गांव के क्षेत्र में है। तो 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, मतलब वहां पर उन्होंने पढ़ाई किया। और उसका यात्रा का विवरण, यात्रा विवरण जो है CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है। कितने? 180 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो क्या है? हर्षकालीन भारतीय स्थिति, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत है।
ठीक है ना, महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद में वी ली, इसके द्वारा लिखित हैन सांग के जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? नीचे निकाल दो, नीचे वाला निकाल दो तो क्या है वैसे, उसको आराम से निकालो। देखिए, और इसके द्वारा लिखित हैन संघ के जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है, मतलब उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है आपका मातवान लीन। कौन है? मातवान लीन। तो हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण यह देता है। मातवान लीन जो है यह हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण देता है। उसके बाद है इति संघ, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले, कौन? इति संघ जो है यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। यानी कि अपने समय जो भारत में लंबे समय तक रहा ना, उसके बारे में विवरण की जानकारी देता है, यानी कि उसके बारे में समझाता बताता है। ठीक है। उसके बाद है सुंग यून, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। यानी कि ये सब भारत आया हुआ था सब, ठीक है ना। तो सुंग यून जो है यह 518 ईस्वी में भारत आया और अपने 3 वर्षों की यात्रा, यानी कि 3 वर्ष तक वह यात्रा किया था, में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों एकत्रित, यानी कि वह 3 वर्ष तक यात्रा किया, मतलब घूमा, और 3 वर्ष में कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है, कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म के बारे में स्तंभ है, अस्तित्व है, ये स्तूप है, इस सब के बारे में वह जानकारी क्या करता था? प्राप्त करता था। और अरबी लेखक अलबरूनी जो है यह 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ बताया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि अलबरूनी भारत कब, बदमाशी नहीं, अलबरूनी भारत कब आया था, तो 11वीं शताब्दी में यह भारत आया था। अब उस समय भारत किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। गजनवी के साथ यह अलबरूनी जो है ना, यह भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। और अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला है। यानी कि यह क्या है? तहकीक हिंदी, यानी कि इसको किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। अगर बता दीजिएगा ना, कोई पूछे तो तहकीक हिंदी क्या है, तो किताब उल हिंद है अर्थात भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की हुई थी। कौन? अलबरूनी। और यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। कब? 11वीं शताब्दी में। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। और इन्होंने तहकीक हिंदी यानी कि भारत की खोज या किताब उल हिंद, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक ना। तो इन सभी किताबों में वह सिर्फ राजपूत राजाओं के जो समय का जो धर्म था, उसके बाद में उनके बारे में समाज था, उनका रीति रिवाज था, उस सबको एक सुंदर तरीका से, सुंदर मैंने खूब बढ़िया ढंग से उसको सजा करके उसका क्या किया है, यानी कि वर्णन किया है, यानी कि उस पर प्रकाश डाला है, मतलब बताया हुआ है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? और अलबरूनी मोहम्मद द्वारा यानी कि मोहम्मद गजनवी द्वारा बंदी बनाया भी गया था। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के द्वारा क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। और बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज्य ज्योतिष बना दिया गया। बताइए, यह व्यक्ति जब आया भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ में, कब? 11वीं शताब्दी में। तो आने के बाद तो ये तो रहा, रहने के बाद किताब उल हिंद या तहकीक हिंदी अर्थात भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की। और उस रचना में इन्होंने राजपूत कालीन धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सुंदरता, रीति रिवाज पर क्या किया है? प्रकाश डाला है, मतलब उसको बताया है, उसके बारे में दिखाया है। और अलबरूनी मोहम्मद द्वारा बंदी बनाया गया था, और बंदी के बाद में उसको जब निकाला गया तो उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राज ज्योतिष बना दिया गया। बताइए, कहानी हो गया कि एगो राजा के एगो मंत्री थे, सुनो,
हाँ, एक राज्य के खूब बढ़िया बिजनेसमैन थे। वे बेचारे क्या किए थे कि अपने क्षेत्र के सारे पेड़ पौधा को कटवा दिए, और जैसे ही एक दल से दूसरे दल में जब पहुंचे तो सिर्फ उनको पेड़ पौधे कटवाए थे तो उनका वन विभाग का मंत्री बना दिया गया उनको। बताइए, यानी कि जब वो दूसरे पार्टी में थे तब क्या हुआ था कि अपने क्षेत्र के सारे पेड़ पौधा को कटवा दिए थे, आज जैसे ही अब देखे कि अब क्लेम होने वाला है, पार्टी बदल दिए, और पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में जब चले गए तो उनको वन विभाग का मंत्री बना दिया गया। उसी प्रकार से हो गया इसका, किसका, अलबरूनी का। यह 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी के साथ तो भारत आया, और आने के बाद में इन्होंने तहकीक उल हिंद यानी तहकीक हिंदी किताब उल हिंद यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की है, और उस पुस्तक में राजपूत कालीन समाज, धर्म और रीति रिवाज के बारे में उसमें वर्णन किया। और उसके बाद में अलबरूनी मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद द्वारा क्या कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, जेल के अधीन डाल दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर, मतलब पढ़े लिखे इंसान था, ठीक ना, अच्छा अनुभवी था, तो योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया गया। अब बताइए, राज के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति उसको बना दिया गया, किसको, मोहम्मद, किसको, अलबरूनी को। अगला है सुलेमान। यह 9वीं शताब्दी में भारत आया। सुलेमान जो था ना, बदमाशी नहीं कीजिए, सुलेमान जो था ना, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में उन्होंने लिखा। उसके बाद है आपका क्या हुआ, बदमाशी नहीं कीजिए लोग। उसके बाद है अल मसूदी। यह 10वीं शताब्दी में बगदादी यात्री अलम सूदी भारत में आया, और यह राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। क्या देता है, राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी यह देता है। इब्न बतूता के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, इब्न बतूता जो था ना, इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत, मतलब जितना जितना दूर तक ले घुमा हुआ था ना, ये सारे विवरण सब कुछ के बारे में वह लिखा हुआ था, यानी कि अरबी भाषा में, और जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेहला कहा जाता है, जो कि अरबी भाषा में अपनी सारी यात्रा वृत्तांत को लिखा हुआ था। और 14वीं शताब्दी में, यानी कब, 1433 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1433 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 14वीं का मतलब यही ना हुआ, 14 है, 33 है, तो 14वीं शताब्दी इसको लेके हम चलते हैं। अगर 1533 होता तो हम 15वीं शताब्दी करते, नहीं मानेगा सब। सुन ले, बस सीख ले, बस घाटा करो, ये हमरा के दे देखो, ठीक है। तो इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है, और जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेहला कहा जाता है। और 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1333 है इसमें, 14वीं शताब्दी मतलब 1333 में, यानी कि 14 के आसपास में है, तो 13 के बाद में ना चला गया यह। तो 14वीं शताब्दी में यह दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी माने न्यायाधीश होता है, काजी माने क्या होता है, न्यायाधीश। तो काजी उसको क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, यानी कि उसको न्यायाधीश बना दिया गया, माने जज बना दिया। अब सोचिए पहले। उसके बाद में और भी लेखक हैं, जैसे तारानाथ, तो यह तिब्बती लेखक है। तारानाथ कैसे लेखक हैं, तिब्बती, यानी कि तिब्बत के लेखक हैं। और इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की, और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि प्रश्न अगर पूछे कि भारतीय इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, तो तारानाथ से मिलती है। तारानाथ जो थे अगर तिब्बत के लेखक थे, और उन्होंने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किए हुए थे। और उस ग्रंथ में
भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वो अगला है मार्को पोलो। क्या है? मार्को पोलो। तो मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। किस देश की? पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। किसके लिए? पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए क्या है? उपयोगी है। उपयोगी माने कि जरूरी है, ज़्यादा उपयोग प्रयोग में है। अगला है प्राचीन भारत का परिचय है। तो अतीत काल की घटनाओं की स्थिति जानकारी देने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। प्रश्न अगर पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं? क्या है? इतिहास। तो इतिहास माने होता है बीती हुए समय, यानी कि प्राचीन। प्राचीन का मतलब हो गया पुराना। प्राचीन का मतलब क्या हो गया? पुराना। यानी कि जिन स्रोतों से हमें पुराने समय की जानकारी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राचीन, यानी कि इतिहास कहते हैं। अतीत काल की घटना, इति माने बीती, इतिहास, हास माने कहानी होता है। तो बीते हुए समय की जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है ना? और हेरोडोटस कौन सी पुस्तक लिखे हुए थे? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे हुए थे। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका नामक पुस्तक उन्होंने लिखे हुए थे। और प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य। सार्वजन का मतलब होता है सबके सामने कर देना। ठीक है ना? यानी कि सब किसी को दिखा देना, बता देना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल हम कहते हैं। यानी कि देखिए है, सुनो, प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री, विशद यानी कि सबसे अलग हट के जो भी सामान था ना, जो वस्तु था, उसकी सार्वजन एवं समझने के लिए, यानी कि सबके सामने उसको प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए और समझने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटे। पहला हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आपका आद ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या हो गया? ऐतिहासिक काल। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? यह समय कब है? तो इस काल का इतिहास, किसका? प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है वह इतिहास पूर्णतः माने पूरा तरह से, पूर्णतः माने क्या होता है? पूरा तरह से, पूरा तात्विक साधनों पर निर्भर है। पूरा तात्विक का मतलब होता है, देखिए, पूरा माने होता है प्राचीन, तात्विक का मतलब होता है सामग्री, तत्व का मतलब होता है सामग्री यानी कि वस्तु। जैसे घर और बनता है ना, घर बनता है ना, तो जब खुदाई होता है तो देखिए हुई, जब नींव की खुदाई होता है तो उसमें से बहुत कुछ निकलता है ना, ईंट पत्थर बालू कंकड़ से लेकर के, और उसके बाद में बहुत सारा मतलब कि सामान वामान कोई अगर दबा दिए हैं। बहुत जगह आप लोग सुने होइएगा कि घर की कोड़ाई हो रहा था तो वहाँ चांदी के घड़ा निकल गया। कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ये सब तो देखने को मिलता है। ये सब क्या है? पूरा तत्व है, यानी कि पूरा मैंने प्राचीन और तत्व मैंने सामग्री, जिससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है कि हमसे पहले किसी और यहाँ था तो उस व्यक्ति ने यहाँ पे कौन कौन सा सामान रखा हुआ है। आ रहा समझ में? तो इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, यानी कि पूरा तात्विक समय में लिखा हुआ कोनो साक्ष्य नहीं मिला है। जो भी मिला है सामान मिला है, यानी कि वस्तु मिला है, और उन्हीं वस्तुओं से इतिहासकारों को पुरातात्विक समय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब की जानकारी पुरातात्विक लोग के द्वारा ही होती है। ठीक है ना? जैसे जैसे क्लास आपका बढ़ते जाएगा सब इसके बारे में आपको मिलता जाएगा। उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर साक्ष्य इसमें लिखित अगर होता तो इसको हम पुरातात्विक यानी कि इसको हम प्रागैतिहासिक काल नहीं कहते, लेकिन इसमें पुरातात्विक वस्तु है, साक्ष्य है, इसमें कोई नहीं है, यानी कि लिखित साधन नहीं है, सिर्फ यह क्या है? वस्तुओं पर निर्भर है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा।
उसके बाद है आपका आध ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण माने साक्ष्य माने कि पूरा इसमें आपका क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ वस्तु मिला हुआ है, उसमें लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिला है, जबकि आध ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ प्रमाण मिला है। ठीक है ना, मानकर चलिए कि हई हो गया, तो ये मिल गया है किसमें, प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन लिखा हुआ किताब को भी मिला है किसमें, आपका आध ऐतिहासिक काल में। लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं, यानी कि मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी भाषा में लिखा गया है कि हम आप सभी लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन यह आपका उसमें लिखा हुआ प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। साहित्य मिला हुआ है, लिखा हुआ मिला है, जबकि प्रागैतिहासिक काल में खाली सामान मिला है, वस्तु मिला है, जबकि आध ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ प्रमाण मिला है। और ऐसे काल को हम आध ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास के लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है, और इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को कहा जाता है क्या, आध ऐतिहासिक काल। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 कितना 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को, मध्य के समय को क्या कहते हैं हम, आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसी प्रकार से है आपका ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसे मानव सभ्य बन चुका, माने सुंदर बन, यानी कि यह ऐतिहासिक काल को सभ्य समाज कहते हैं। सभ्य का मतलब होता है सुंदर, हम लोग आदमी की तरह हैं, अच्छा से कपड़ा पहनना, अच्छा भोजन करना, ठीक है ना, यही समय को हम क्या कहते हैं, आपका ऐतिहासिक काल हम कहते हैं। जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है, लिखा हुआ सामग्री उपलब्ध है, हर चीज़ लिखा हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है, हर चीज़ लिखा हुआ मिलता है ना, जिसमें मानव सभ्य बन चुका, मानव सुंदर बन चुका, यानी क्रीम पाउडर सब आ गया तब ना आप सुंदर बन रहे हैं, नहीं तो नहीं होते। बुद्धि हो गया, ज्ञान हो गया, ना तो पहले लोग जंगलों में रहा करते थे, बड़े बड़े नाखून और पैर का राक्षस की तरह लोग रहा करते थे। लेकिन जैसे ही आपका ऐतिहासिक काल आ गया, इसमें मानव सभ्य बन गए, सभ्य मतलब सुंदर बन गए, ठीक है ना, अच्छा बन गए। और वह जो समय जो था यह 600 ईसा पूर्व के बाद का समय आया, और इसी काल को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल हम कहते हैं। बाकी फिर अगले क्लास में।